क्या चीन के साथ भारत की नीति पारदर्शी है, सही है, उचित है? क्या भारत सरकार ने वाकई में चीन को लाल आंखों से तरेर कर देखा है? क्या भारत सरकार ने पिछले 9 हफ्तों में चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जैसे जिसके लिए ये सरकार कसमें खाती है? दोस्तों, मैं राजीव शर्मा इन विषयों पर, इन मुद्दों पर, इन प्रश्नों पर अपनी बात रखने आया हूं आपके सामने हिंदी में। काफ़ी ऐसी डिमांड थी कि मैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स के लिए एक चीन और भारत के तनाव जो चल रहा है बीच में, उसको लेकर के एक हिंदी में एक वीडियो एडिटोरियल बनाऊं, एक ताज़ी स्थिति का बयान करूं। तो वही इसी प्रयास के फलस्वरूप मैं आपके सामने हूं हिंदी में। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि बहुत सारे सवाल हैं। प्रश्न ये है कि बहुत सारे यक्ष प्रश्न है। समस्या ये है कि जवाब कोई नहीं। क्यों नहीं? बड़े बड़े दिग्गज, डिफेंस एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, विश्लेषक, उन्होंने सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रखा है। खुद जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके नेता लोग भी रोजाना कटाक्ष, टिप्पणी, पलटवार करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या सरकार के ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि सवाल क्या है? सुनिए, एक प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ जो पहले सेना में रह चुके हैं, अजय शुक्ला नाम है उनका, उन्होंने तो आज एक धमाका कर दिया। उन्होंने ये लिखा है अपने कॉलम में कि भारत सरकार ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में या वहां पर जो तनाव को कम करने के लिए और फौजों का दोनों तरफ से जमावड़ा कम करने के लिए जो भी बातचीत, जो भी वार्ताएं करी हैं सैन्य अधिकारियों के बीच में या कूटनीतिक हलकों में, उसके बावजूद जो भी समझौते हुए हैं वो समझौते भारत के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वस्तुतः 1 किलोमीटर के पीछे हमने अपनी खुद एलएसी खींच ली है। अजय शुक्ला ने यह भी कहा है कि जो पहले हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 होता था, जहां तक हम पेट्रोलिंग करते थे, यानी PP14, PP14, अब उसको हटा करके 1 किलोमीटर पीछे खींच लाए हैं। और जो बफर जोन्स बने हैं वो इंडियन साइड ऑफ एलएसी में बने हैं, चाइनीज साइड ऑफ एलएसी में नहीं बने। तो ऐसा क्यों भाई? क्या हमने अपनी भूमि चीन को नहीं दे दी बिना चीन को युद्ध पे मजबूर करें? क्यों हम ऐसा होता है हमारे साथ कि हम हमेशा चीन के साथ जो भी होता है वो हम उनके प्रत्युत्तर में देते हैं? हम खुद क्यों नहीं सवाल करते उनसे? हम खुद कोई पहल क्यों नहीं करते? 3 साल पहले
डोकलाम भूटान में भी यही हुआ था। हमने समझौता किया, लेकिन वहां पर चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुलंद कर लिया, अपने परमानेंट कंस्ट्रक्शंस इतने बुलंद करनी कि पहले से कई गुना सुदृढ़ पोजीशन में आ गया चीन वहां पर। कहीं यही तो नहीं होने जा रहा गलवान वैली में? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। चलो, डोकलाम तो हमारी भूमि नहीं थी भाई, गलवान वैली तो है। आप ये क्यों बोलते हैं कि गलवान वैली का क्या महत्व है? जो 1962 की इकलौती भारत चीन के जो युद्ध हुआ था, वो उसकी शुरुआत तो गलवान वैली से ही हुई थी, और वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। जब चीन की फौजों के बारे में के जवाब में हमने अपनी फौजें उतारी, चीन पीछे हट गया, समझौता करा, और उसके चंद हफ्तों के बाद घमासान शुरू कर दिया। हमारे 60 जवान थे, सोल्जर्स थे गलवान वैली की उस पोस्ट पर, जिसको नेस्तनाबूद करा 2000 चाइनीज सोल्जर्स ने। और उसके बाद शुरू हुई 1962 की वॉर, युद्ध, लड़ाई। तो गलवान वैली का तो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम अगर 58 साल पुराने इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे? क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं? दूसरी बात, अब जबकि चीन पूरा कूटनीतिक रूप से पूरे विश्व से घिरा हुआ, जितने बड़े देश हैं, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, न्यूजीलैंड, यूरोप, वियतनाम, इंडोनेशिया तो छोड़ ही दो ना। लेकिन ये बड़े और मजबूत मुल्क, ये अब चीन के खिलाफ खड़े हैं, और हमने इस कूटनीतिक जो एक वातावरण बना, उसका हमने फायदा नहीं उठाया। उसके बाद भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पीछे अपने ही इलाके में खींच दिए, जैसा मीडिया में आ रहा है, जैसा विशेषज्ञ लिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो वो सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो सवाल ओपन डोमेन में है, मीडिया ने जग जाहिर करे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि विपक्ष, जो कोई कांग्रेस खासतौर पर, जो कोई कसर नहीं छोड़ता पलटवार करने में, विपक्ष है कहां? ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या ये तर्क संगत नहीं होता कि अगर विपक्ष सड़कों में उतर आता? कोरोना वायरस और नो कोरोना वायरस, ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये सरकार 2019 में जो चुनाव जीती, वो सिर्फ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति के नाम पे जीती। तो कहां है उनका नेशनलिज्म, कहां है उनका पैट्रियटिज्म? और कहां है विपक्ष जो ये सवाल पूछे सरकार से? क्या विपक्ष ने आज तक एक श्वेत पत्र की मांग करी है सरकार से? सरकार ये श्वेत पत्र चीन के ऊपर, जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन चल रही है चीन के साथ, सरकार श्वेत पत्र जारी करे या ना करे, लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष ने ये डिमांड रखी है? तो दोस्तों, हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर हमारे को एक ऐसा घुटन का वातावरण है, जहां पर हमें यह नहीं पता कि सरकार झूठ बोल रही है या आधा झूठ बोल रही है या सफेद झूठ बोल रही है। सच तो नहीं बोल रही। कितना छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है,
सबसे बड़ी बात, विपक्ष का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ऐसे में ये बहुत कठिन परिस्थिति है, ये बहुत पेचीदगी वाली सिचुएशन है और राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जब सरकार छुपा रही है और विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्यों नहीं सरकार पलटवार करती है। आपके पास तीन विकल्प हैं। जो चीन का जो सॉफ्ट अंडरबेली जिसे कहते हैं, तिब्बत, सिंकियांग, ताइवान, इन पर क्यों नहीं सरकार अपने बयानबाजी में इनको घेरे में लाती, चीन को। और अब हांगकांग, क्यों नहीं सरकार नंबर 2 तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को जो 2.5 साल से एक कटघरे में रख रखा है, एक तरह से उसके साथ उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क बैन कर रखा है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल का, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई को जब उनका 85वां जन्मदिन था दलाई लामा का, चलो उन्होंने उनको बधाई नहीं दी, उसके कारण होंगे, कांग्रेस ने दी, कारण होंगे और शायद कारण कुछ हद तक जायज भी होंगे। लेकिन अगर यही स्थिति चलती रही तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद ही धर्मशाला जाए, और भी बेहतर कि उनको दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में तवांग में उनको फेलिसिटेट करें, उनका स्वागत करें। क्योंकि अब समय आ चुका है कि जब चीन के ऊपर हमारे को उनके प्रश्नों की झड़ी का जवाब नहीं देना, खाली हमें उनके सामने भी प्रश्न खड़े करने हैं। और ये जरूरी है कि चीन को वो अपनी हरकतों से बाज आए भविष्य में। उसके लिए उसकी जो अभी की जो वर्तमान की जो हरकतें हैं उस पर इतनी उनके ऊपर कॉस्ट होनी चाहिए, इतना जुर्माना होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज, कि अगला ऐसा दुष्कर्म करने से पहले, ऐसी हरकत करने से पहले चीन 1000 बार सोचे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो एडिटोरियल हिंदी में पसंद आया होगा और आप इसको उम्मीद करता हूं लाइक करेंगे और मेरे चैनल राजीव किष्किंधा को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।